दोस्तों इस महिला को तो आप जानते ही होंगे, ये थाईलैंड की पीएम थी लेकिन अब नहीं रही है। इनका नाम है शीना वाट्रा, जिनको थाईलैंड के कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ने निकाल दिया है इनके अनएथिकल बिहेवियर की वजह से। दरअसल कंबोडिया के पीएम हुन सेन के साथ में इनकी एक कॉल रिकॉर्डिंग लीक हुई है जो कि 15 जून 2025 की है, जहां पर ये हुन सेन को, जो कि कंबोडिया के पीएम है, उनको अंकल कहकर बुला रही है और इसी के साथ साथ थाईलैंड के जर्नल को क्रिटिसाइज कर रही है जो कि खुद के नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ है। आप अपनी कंट्री को किस तरीके से डिफेंड करोगे जब तुम उसी के जर्नल की बुराई कर रहे हो और सामने वाले को आप, जिससे आपकी वॉर छिड़ी हुई है, उसको आप अंकल कहकर बुला रहे हो। तो यहाँ पर कोर्ट ने कहा है कि भैया आप अपने पर्सनल रिलेशन को कंट्री के इंटरेस्ट से ऊपर नहीं ला सकते। तो ये बिल्कुल ही जो भी बिहेवियर था वो अनएथिकल था और इसी के साथ साथ ये देश के खिलाफ था, देश के इंटरेस्ट के खिलाफ था, जिसकी वजह से अब इनको पीएम पद से हटा दिया गया है। ये 39 इयर्स की यंगेस्ट पीएम बनी थी थाईलैंड की, जिनको अब तुरंत ही ऑफिस खाली करना पड़ेगा, जहां पर अब डिप्टी पीएम को पीएम बना दिया गया है थाईलैंड का। फिलहाल के लिए टेम्परेरी बनाया गया है, लेकिन अब नए पीएम का चयन दोबारा से किया जाएगा। दोस्तों रिलायंस के 48th AGM यानी कि एनुअल जनरल मीटिंग के अंदर इन्होंने बताया है कि अब इनका चैप्टर नया खुलने वाला है। मतलब कि अब ये इंडिया ही नहीं बल्कि इनके ऑपरेशन इंटरनेशनली भी जाने वाले हैं। जिस तरीके से स्टारलिंक इंडिया के अंदर आया है, अब जियो भी विदेशों में अपने और सब्सक्राइबर ढूंढेगा। जिस तरीके से इन्होंने 10 सालों के अंदर 500 मिलियन से ज़्यादा सब्सक्राइबर गेन कर लिए हैं, जो कि US, UK, फ्रांस की पॉपुलेशन से भी ज़्यादा है। अब उसी तरीके से अब ये विदेशों में भी जाकर अपना कुछ सब्सक्राइबर बेस बढ़ाएंगे और वहाँ पर भी एक्सपेंशन करेंगे अपने बिजनेस का, जो कि टेलीकॉम सेक्टर के अंदर होगा। वहाँ पर ब्रॉडबैंड, टेलीकॉम ये सब चालू करने वाले हैं। इसी के साथ साथ ये इंडियन यूजर्स को बता रहे हैं कि अब रिलायंस अब AI के ऊपर भी काम करेगा, जो रिलायंस इंटेलिजेंस कहलाएगी, जिसके लिए इन्होंने गूगल के साथ में भी पार्टनरशिप कर ली है। Above all, Reliance Intelligence will create a home for world-class researchers, engineers, designers, and product builders, combining the speed of research with the rigor of engineering so that ideas become innovations and applications, providing solutions to India। दोस्तों US के ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने इंडियन रुपीस का मजाक उड़ाया है, क्योंकि इंडिया का जो रुपीस है इस वक्त में अपने वीकेस्ट पॉइंट पर जा चुका है। मतलब इससे वीक कभी नहीं हुआ। $1 88 रुपीस का हो चुका है इंडिया के अंदर। तो ये है इस वक्त में इंडियन रुपीस की हालत, और जिसका उन्होंने मजाक उड़ाते हुए ये कहा है कि मुझे नहीं लगता कि इंडियन रुपीस कभी भी रिजर्व करेंसी बन सकता है ग्लोबल मार्केट के अंदर। जो वो सपने देख रहे हैं उसकी कैपेसिटी नहीं है रुपीस के अंदर, जिसकी वजह से हमें कोई चिंता भी नहीं है रुपीस को लेकर। तो इस तरीके की बात की गई है और वो इसीलिए की गई है क्योंकि रुपीस अपने लोएस्ट पॉइंट पे चला गया। That India is going to set trade in the rupee and they'll do trade with the rupee currency with the BRIC nations instead of the US dollar? There are a lot of things I worry about. The rupee becoming a reserve currency isn't one of them. Right. No, I thought you would say that. It's on this trade problem with us, I think the rupee is near an all-time low versus the US dollar. Yeah, great point. दोस्तों Battlefield 6 10 अक्टूबर को लॉन्च होने वाली है और तब आप इस गेम को खेल पाओगे। लेकिन स्पेसिफिकेशन देखो एक बार, ये स्पेसिफिकेशन जो कि 2060 वाली है वो एक वक्त में बीस्ट बताई जाती थी। मतलब कहा जाता था कि भैया इससे आप काफ़ी कुछ कर सकते हो, अच्छी खासी गेमिंग आप 60 FPS पे कर लेते थे। लेकिन अब इस ग्राफिक कार्ड के ऊपर आप लोएस्ट सेटिंग में खेलोगे बैटलफील्ड 6। तो इस तरीके से टेक्नोलॉजी इंप्रूव होती चली जाती है कि आपसे ज़बरदस्ती अपग्रेड करवाई जाती है। अच्छा ये गेम खेलनी है तो रेकमेंडेड जो सेटिंग है ना भैया, उसके लिए तुझे कम से कम 1 लाख या 1,20,000 रुपये का PC लेना पड़ेगा। अल्ट्रा पे खेलनी है तो 2-2.5 लाख रुपये का PC बनाना पड़ेगा। तो इतनी ज़्यादा महंगी गेमिंग हो चुकी है। तो हम टेक्नोलॉजी में अपग्रेड तो करते चले जा रहे हैं, अपने GPU CPU सब कुछ अपग्रेड हो रहा है, लेकिन ये गेम है फिर भी नहीं रुक रही। मतलब इन गेमों को खेलने के लिए हमें हर 5 साल में अपना PC अपग्रेड करवाते रहना पड़ेगा और वो चीज़ शायद कभी रुकने नहीं वाली। दोस्तों मुंबई आगरा एक्सप्रेस में राजस्थान धौलपुर की पुलिस का चेक पोस्ट लगा होता है, जहां पर एक गाड़ी आकर रुकती है जो अर्टिगा होती है, जिसके अंदर
3 स्टार लगे होते हैं, नीली बत्ती लगी होती है, तो भैया उसको रुकवाया जाता है देखने के लिए कि कौन साहब इसके अंदर बैठे हुए हैं। उसके अंदर से निकलते हैं ये जनाब जिनका नाम है सुप्रियो मुखर्जी, 45 साल के हैं, ये वेस्ट बंगाल में रहते हैं और ये अपने आप को IPS ऑफिसर बताते हैं। जिसके बाद में इनसे इनका कुछ ID प्रूफ मांगा जाता है क्योंकि थोड़ा सा शक हो जाता है पुलिस को इनकी ड्रेसिंग सेंस देख के। जिसके बाद में पता ये चलता है कि भैया ये नकली हैं। इनके पास ऐसे 4 ID प्रूफ हैं, इसी के साथ साथ 4 डमी एयर गन्स भी इनके पास में, जिसमें एक राइफल भी है और एक पिस्तौल भी है और 138 कार्टिलेज भी हैं उसके, मतलब जो एयर कार्टिलेज होते हैं। इसी के साथ साथ मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, टैबलेट, कई सारी चीज़ें रखी होती हैं और कुछ डॉक्यूमेंट्स भी इनके पास से बरामद की जाती है। जिसके बाद में जब इनसे पूछा जाता है कि भैया तुम ये नकली IPS बन के क्यों घूम रहे हो, तो ये बोलते हैं मैं टोल बचाने के लिए ऐसा करता हूँ। लेकिन एक्चुअली में माजरा कुछ और है। ये लोगों को डरा धमका के, अपनी अथॉरिटी दिखा के पैसा वसूली का भी काम करते हैं। और ये ऐसा अभी नहीं कर रहे कि टोल बचाने के लिए अभी कर रहा हूँ। दरअसल 2015 में और 2017 में इनको मुंबई पुलिस ने अरेस्ट किया था फेक ऑफिसर बनने के चक्कर में, वहाँ से इनको बेल मिल गई थी। इसी के साथ साथ 2025 फरवरी में भी ये पकड़े गए थे चंद्र नगर से वेस्ट बंगाल के, वहाँ पर भी इनको बुक किया था, बेल मिल गई थी। और अब दोबारा ये कर रहे हैं, पता नहीं अब शायद दोबारा से इनको बेल मिल जाए, फिर कहीं केरला से पकड़े जाएंगे, क्या पता उत्तराखंड से पकड़े जाएं। मतलब बेल पे चल रहे हैं और IPS बने जा रहे हैं। दोस्तों बहुत ही टेरिफाइंग विजुअल सामने निकल कर आ रहे हैं लॉस एंजलिस से, जहां पर 36 साल के गुरप्रीत सिंह को वहां की LAPD ने गन डाउन कर दिया, मतलब कि गोली मार दी। ये अपने हाथ में मशेटी लेकर कुछ ना कुछ कर रहे थे, मतलब इस तरीके से कुछ जैसे गटका करते हैं परफॉर्म, वैसा ही कुछ कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर पुलिस ने इनको ऐसा करने से रोका। अब यहाँ पर ये एक्चुअली में इन्फ्लुएंस थे किसी अल्कोहल से या फिर कुछ ड्रग ले रखी थी, वो किसी को मालूम नहीं है। लेकिन ये जिस तरीके से उसको परफॉर्म कर रहे थे, कई सारे लोगों को डर लग रहा था। जिसके बाद में पुलिस ने इनको रुकने को कहा और जो ये वेपन था मशेटी उसको फेंकने को कहा। ड्रॉप इट की आवाज़ें आ रही थी, लेकिन इन्होंने नहीं छोड़ा, अपनी गाड़ी लेकर भागे। उसके बाद में पुलिस ने पीछा किया और जब पुलिस ने इनको घेर लिया तो उसके बाद में ये रुके और अपनी गाड़ी से निकले मशेटी लेके। जिसके बाद में पुलिस ने वही किया जो कि US के अंदर होता है। अगर कोई आदमी पुलिस पर अटैक करने के लिए आता है तो पुलिस अपने डिफेंस में उसको गोली मार देती है। वहाँ पर कोई चीज़ नहीं सुनी जाती कि क्या है क्या नहीं है, बाद में कोर्ट देख लेता है जो भी है। लेकिन अगर कोई तुम पर अटैक करने के लिए आ रहा है तो तुम उसको गन डाउन कर सकते हो, ऐसा वहाँ की पुलिस को अधिकार दे रखा है। Yes, I'm calling because someone, there is a guy on Figueroa and Figueroa in Olympic. There is a guy with a machete on it and with training people, stopping the traffic, and he's training people to kill him. And he's in a black Mustang. I think it's a black Mustang, but I don't have to get away. But he's screaming right now and training people to that. Is he like immigration? दोस्तों पाकिस्तान के अंदर बीते 40 सालों में अब तक का सबसे डेविस्टेटिंग फ्लड आया है, जहां पर जो पाकिस्तान के प्लानिंग मिनिस्टर हैं एहसान इकबाल, उन्होंने सीधा आरोप इंडिया पर दे दिया कि इन्होंने इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड किया, उसकी वजह से पाकिस्तान का ये हाल हुआ है। हालांकि उन्होंने अपनी खुद की प्लानिंग का जो भी चीज़ें उन्होंने बनाई हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, उस पर कुछ बात नहीं करी। उन्होंने सीधा आरोप लगा दिया कि भैया इंडिया वालों ने पानी छोड़ दिया है। इसी के साथ साथ उनका एक बैराज था वो भी टूट गया है, जो कि माधोपुर का बैराज था, वो रावी रिवर के ऊपर बनाया गया था, तो वो टूट गया था, उसकी वजह से भी हमारा ये हाल हुआ है। तो बेसिकली यहाँ पर उन्होंने खुद की डेवलपमेंट को दोष नहीं दिया कि हमने यहाँ पर ये नहीं बनाया वो नहीं बनाया, सीधा कह दिया कि इंडिया ने ये नाश किया है तो इंडिया को दोष दो, मुझे मत दो, मैं प्लानिंग मिनिस्टर हूँ। हालांकि अगर बात की जाए पाकिस्तान के नुकसान की तो भैया उनका एग्रीकल्चर सेक्टर को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है, वो एक मैसिव डैमेज है। और उससे भी बड़ा डैमेज ये है 820 से ज़्यादा लोगों की जान जा चुकी है इस फ्लड की वजह से। इसी के साथ साथ 10 लाख लोगों को इवैक्यूएट किया गया है। तो मतलब कि पाकिस्तान की सिचुएशन इस वक्त में बिल्कुल भी सही नहीं है इस फ्लड की वजह से।